तरमीमी बिल है जिसको 27वीं तरमीम के बाद लाया गया, आपके ख्याल में इसकी जरूरत किस वजह से थी, और अब जो पूरा इंतजामी मामलात हैं फौज के, उन पर जो है वो इसके क्या असरात क्या होंगे, किस तरह से जो है वो कमांड जो है वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो उसमें तब्दीली आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये है कि जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने 27th अमेंडमेंट के अंदर आर्टिकल 243 को अमेंड किया है, ये कोई पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने कोई इनोवेशंस नहीं की। दुनिया के बहुत सारे ममालिक के अंदर जो है, और ज़्यादातर वो जो आपकी जिनकी आर्मी जो है वो बड़े लेवल की आर्मी है, और उसमें मैं आपको बताऊं कि 1959 से जो आपका CDS का ओहदा है, पोस्ट जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, बरतानिया ने जब वो लड़ी और उसके बाद उसने जो एनालाइज किया पोस्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर, तो उन्होंने कहा कि हमें तीनों जो फोर्सेज हैं इन्हें सिनर्जाइज करना चाहिए। अब 1959 से लेके आज तक जो है दुनिया के 67 ममालिक के अंदर जो है वो CDS का ओहदा जो है वो मौजूद है, और बुनियादी तौर पे इसका काम ये होता है कि चूंकि अब आपकी कन्वेंशनल या उसके बाद आपकी जो है रूटीन की वॉर नहीं है, अब उसके अंदर ये है कि आपकी एयरफोर्स का भी उतना रोल है जितना आपकी आर्मी का है, उतना ही आपकी नेवी का है, और तीनों जगह आपको एक जॉइंट ऑपरेशंस प्लान जो है उन पे जाना पड़ता है, चाहे वो उसकी रिसोर्स डिप्लॉयमेंट के ऊपर, चाहे उसकी इंटेलिजेंस के ऊपर, चाहे उसकी जो है नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल या एक्सटर्नल, इवन वॉर के जो अलावा भी जो है आपके होते हैं, चूँकि आपके रेडी ऑपरेशंस प्लान होते हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा जो है इसको रियलाइज़ किया गया था 99 के अंदर, जब मई के अंदर कारगिल वॉर आई थी, तो उस वक्त कुछ इश्यूज आए थे जो सर्विसेज की कोऑर्डिनेशन के थे, तो फिर ये तय हुआ कि हमें जो है एक ऐसा ओहदा बनाना चाहिए, चूँकि हमारे पास पहला जो ओहदा था जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का, वो 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं था। हमने 1976 के अंदर जो है भुट्टो साहब ने एक लॉ के तहत उन्हें बनाया, और फिर 18वीं तरमीम के अंदर हमने इसको 243 के अंदर डाल दिया। लेकिन वो जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का था वो सिर्फ कोऑर्डिनेशन की हद तक, या उसके अंदर नतीज से ना वो मैकेनिज्म था जो आपने किसी भी फोर्सेस को सिनर्जाइज करने के लिए आता है। अब ये है कि 20 साल से अगर आप जितने भी आप डिफेंस पेपर्स पढ़ लें या रिपोर्ट्स पढ़ लें या पार्लियामेंट्री रिपोर्ट्स पढ़ लें, सब के अंदर ये था कि हमें CDS का ओहदा जो है वो बनाना चाहिए, इफेक्टिवली जो है एज ए मिलिट्री एडवाइजर के तौर पे काम करे, जो गवर्नमेंट को ब्रीफ करे कि हम खड़े कहाँ हुए हैं, हमारे थ्रेट्स क्या हैं, हमारी प्लानिंग क्या है, और हमारा उसके अंदर जो है रिस्पांस किस किस्म का होना चाहिए। अब ये है कि इंडिया ने 2019-20 के अंदर अपना CDS बनाया, हमने नहीं बनाया, चूंकि ये था कि हमारा ओहदा जो था जो चीफ जॉइंट ऑफ स्टाफ कमेटी का था, हमने 18th अमेंडमेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में डाला, तो लिहाजा वहां पे जरूरत थी कि हमने वहां के ऊपर ये अमेंडमेंट करनी थी। अब जो हमने अमेंडमेंट की है वो एन उस फंक्शंस के मुताबिक है जो दुनिया की 67 आपकी जो मिलिट्री बड़ी है उनके अंदर उन्होंने किया हुआ है, और बुनियादी तौर पर यह है कि आपने सारी चीज को एक अम्ब्रेला के नीचे करके आपने लेके आगे चला। चूंकि अब आपके साइबर जो है वॉर है वो भी आपकी आ गई है, आपकी रॉकेट फोर्स आपने बनाई है, और इसमें भी आप देखें कि आपने नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जो है वो आपने बनाई है कि जिसके अंदर ये सारी आपकी चीजें आएंगी। फिर आपका जो है वो एयरफोर्स के अंदर देखें ना कि आपके मुल्क के अंदर जो मई के अंदर एक आप देखें कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक तो किया है, लेकिन उनके प्लेन्स पाकिस्तान के अंदर नहीं आए, और दूर से जो है वो टेक्नोलॉजी की बेस पे आए, और हमने उनके 8 तैयारे जो गिराए गए हैं, तो उसके अंदर एक बड़ी जबरदस्त कोऑर्डिनेशन थी जो पाकिस्तान की आर्मी की या नेवी की या उसके बाद आपकी एयरफोर्स की थी। तो उसको पार्लियामेंट ने सिनर्जाइज करके एक ही ओहदे के अंदर दो चीजें डाल दी हैं। चूंकि हमारी जो ग्राउंड रियलिटी ये है कि सबसे बड़ी जो फोर्सेस है या सबसे ज्यादा जो बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करती है वो है पाकिस्तान की आर्मी। तो अगर पाकिस्तान की आर्मी के अंदर आप कॉन्क्रीट उस चीज को डाल देंगे तो उसकी इफेक्टिवनेस जो है उस पर आएगी। इसका ना नेवी की ऑपरेशनल साइड पे इफेक्ट आएगा, उनका जो चीफ ऑफ नेवल है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है तमाम फंक्शंस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, सवाए इस चीज के कि अगर आपने एक नेशनल कोहेरेंट स्ट्रेटजी जो है वो आपने बनानी है फॉर वॉर या फॉर पीस जो है। इसी तरह जो एयर फोर्स का है वो इंडिपेंडेंट आपका एयर मार्शल है, उसका कोई उसकी इंटरवेंशन नहीं है, इंटरफेरेंस नहीं है किसी भी और जगह से, इवन जो आपने ओहदा बनाया है तो लेकिन राइट। लेकिन हाफिज साहब इसमें एक चीज फरमाइएगा, जो आर्मी चीफ जो CDS है उनके हवाले से तो मेरा ख्याल है ये वाज़ेह हो गया कि नोटिफिकेशन होगा, नोटिफिकेशन के दिन से जो है वो उनकी मुद्दत जो है उसका आगाज होगा। लेकिन कुछ सवाल आर्मी चीफ की जो है वो ओरिजिनल नोटिफिकेशन के हवाले से है। तो ये और फिर ये भी सवाल है कि जो आर्मी चीफ है क्या वही हमेशा जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे या नहीं होंगे।
तो इस हवाले से जो तब्दीलियां की गई हैं उनको थोड़ा जरा बताइए उनके बारे में कि यहाँ क्या क्लैरिटी है, क्या चीज जो है वो क्या जो है वो किस तरह से मामला आगे बढ़ेंगे? देखिए चीज़ ये है कि आपने इस 27th अमेंडमेंट्स के अंदर दोनों ऑफिस को एक जगह मर्ज कर दिया है। आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को या आपने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को एक ही जगह आपने इकट्ठा किया है और उसके अंदर आपने उसका जो अपॉइंटमेंट है वो एक ही टाइम पे होगा और एक ही उसका जो है वो आपकी पीरियड आएगा। ये नहीं कि ये है कि जो इस वक्त आपके जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है उनको आपने प्रोटेक्शन दी है, चूंकि वो 20 तक जा रहे हैं 20 नवंबर को, तो उसके बाद ये है कि जो आपका आर्मी चीफ है उसका जो टेन्योर है वो जो 3 साल था, जो हमने बहस अननेसेसरीली डाली थी कि जी 3 साल है या 5 साल है, अल्लाह के आपके लॉ के अंदर वो लिख दिया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल या आपके स्टैट्यूटरी पीरियड क्या होगा। तो अब ये है कि चूंकि आपने एक नया ओहदा क्रिएट किया है और उस ओहदे की मियाद जो है वो आपने 5 साल की है, तो आप ये देखिएगा कि जो अभी भी अमेंडमेंट्स आई हैं आर्मी एक्ट के अंदर या आपका जो है एयरफोर्स का लॉ है या आपका नेवी ऑर्डिनेंस जो है वो तीनों जगह आपने उसे सिंक्रोनाइज किया है, उसके अंदर जो ओहदा है वो आपका एयर चीफ का भी 5 साल है, चूंकि अब वो ऑन गोइंग है, चूंकि उसके पास चीफ ऑफ डिफेंस नहीं है तो जो उसकी मुद्दत है 5 साल की वो पूरी करेगा। इसी तरह एयर मार्शल जो है वो एक्सटेंशन पे है, यानी कि वो भी अपनी 5 साल पूरी करेंगे। लेकिन चूंकि आपने आर्मी चीफ जो है उसके साथ आपने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज लगाए हैं, तो वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज जो है उसको आपने टेक इफेक्ट दिया है 27 नवंबर 2025। तो लिहाजा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चीज आप लिख देते हैं वो स्टैट्यूट के ऊपर प्रिवेल अपॉन करती है। लिहाजा ये है कि 27 को जब नोटिफिकेशन आएगा वो 5 साल का होगा और पाकिस्तान के जो मौजूदा आर्मी चीफ है वो 2030 तक, नवंबर 2030 तक पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस रहेंगे या उसके साथ साथ आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहेंगे। और फिर लॉ के अंदर 5 साल की आपने उन्हें एक्सटेंशन भी दी हुई है कि अगर गवर्नमेंट जो है उस मैकेनिज्म को अडॉप्ट करती है, और वो भी ये सारे लॉज जो बने थे अभी भी मेरा ख्याल है कि 243 के अंदर भी किया, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट थी जो 2020 के अंदर जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के मुतालिक थी, तो उन्होंने कहा था इसको स्ट्रीमलाइन करें और इसको चैनलाइज करें। तो उस वक्त पाकिस्तान की पार्लियामेंट बशमूल सारी पॉलिटिकल पार्टीज पीटीआई जो है उन्होंने उस वक्त अमेंडमेंट्स लॉ के अंदर सेक्शन 8 के अंदर लेके आए, फिर 2024 में जो है वो फिर ये गवर्नमेंट लेके आई जो पीडीएम की थी, और अब जो है वो आपकी पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने जो है 243 के अंदर अमेंडमेंट की है। और वही चीज है कि जो चीज चूंकि आपकी जॉइंट चीफ का ओहदा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर था और उसको आपने अबॉलिश करके नया बनाया, तो बिल्कुल मेरा ख्याल है लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने बिल्कुल ठीक किया है और उसकी ओहदा जो है वो 5 साल है अनटिल के अनलेस जो है वो 47 का अगर प्रोसेस को इनिशिएट होता है जो इंपीचमेंट का है या कोई शख्स रिजाइन कर देता है तो वो मैकेनिज्म होगा। अब किसी की ख्वाहिश के ऊपर जो है वंस आर्मी चीफ या एनी सुप्रीम कोर्ट का जज या आपका चीफ इलेक्शन अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, तो उसके लिए फिर वो एग्जीक्यूटिव से निकल के जो है वो या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में मैटर चला जाता है या उसके बाद जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैकेनिज्म बना उस पर जाता है। तो किसी की ख्वाहिश या विल के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन की जो अपॉइंटमेंट्स के रिमूवल नहीं है। इसी को मेरा ख्याल है पार्लियामेंट ने मद्देनजर रख के जो है इन सारे ओहदों को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एयर मार्शल और एयर जो आपका नेवल चीफ है सबको एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी है। उससे पॉलिटिकल, मिलिट्री और आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी आएगी। राइट। अब मैं हाफिज साहब एक अदलिया के हवाले से मैं सवाल आपसे करता चलूं। ये जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं और फेडरल कोर्ट के जो चीफ जज होंगे उनके जो इख्तियारात हैं, ये अब मुकम्मल तौर पर आपको क्लैरिटी इनमें जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि कुछ ट्वीकिंग जो है वो की गई 27वीं तरमीम में भी इस हवाले से। तो क्या जो इनकी जो डिवीजन है इख्तियारात की और फिर जो है वो दोनों अदालतों का जो दायरा कार है और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो याया अफरीदी साहब है उनका जो अभी जो है वो इख्तियार है, उस ऑफिस का जो इख्तियार है, उस हवाले से आपको लगता है चीजें अब क्लियर हो गई हैं आइन में या कोई इबाम है अभी भी? देखें रहमान, जब 27 अमेंडमेंट पार्लियामेंट ने पास की, यानी कि सेनेट ने पहले पास की थी 10 को और उसके बाद उन्होंने नेशनल असेंबली के अंदर भिजवाई, तो क्लैरिटी ऑफ फंक्शन या जुरिसडिक्शन बिल्कुल वहाँ पे था। और वो दुनिया भर के अंदर है कि जिस तरह मैंने कहा कि 1920 से ऑस्ट्रिया से लेके आज तक जो है 105 साल हो गए हैं और 80 से ज़्यादा ममालिक हैं, कभी झगड़ा नहीं आया। ये तो हम चूँकि हम समझते हैं कि हम फैसला करते हैं, और अभी भी जो जजेस ने बात की है कि एक केस के ऊपर आपने फैसला ही नहीं किया, आपके पास लिस्ट नहीं आई, आप किस तरह कह सकते हैं कि इससे पाकिस्तान
पाकिस्तान की जुडिशरी जो है वो कंप्रोमाइज हुई है, या दूसरा उस चीज के अंदर है कि आप आर्टिकल 10 ने फिर आपका कहा गया या दुनिया में 105 साल से एक भी शख्स जो है उसने रिजाइन नहीं किया इस बुनियाद के ऊपर कि सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल जो है उसको डेविएट या वायलेट किया है। तो वो चूंकि चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट है उनका ओहदा जो था वो आपने 3 साल के रखा, उनके ओज के अंदर जिक्र था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो मेरा ख्याल है कि वो ओमिशन रह गई थी, उसको पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एड्रेस कर दिया है कि जितनी देर तक ये रहेंगे उतनी देर तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पे रहेंगे, चूंकि उनका ओहदा जो 3rd शेड्यूल के अंदर था उसके अंदर पाकिस्तान का लफ्ज लिखा था। आइंदा जो उनका सीनियरिटी भी उन्होंने डिटरमिन कर दिया है कि अगर पहले चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट लगेगा तो वो सर्टेन मीटिंग्स को चेयर करेगा जिस तरह जुडिशल कमीशन है, और अगर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का है तो वो फिर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का लगेगा। तो जुरिस्डिक्शन भी क्लैरिटी में है और जो आइंदा का एक दूसरे का रिश्ता, और इसलिए आपने देखा कि आज जो मौजूदा चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट, जो प्रेसिडेंट हाउस के अंदर एक वोट टेकिंग सेरेमनी हुई है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर, फेडरल जो चीफ जस्टिस है उसमें गए, और मेरा ख्याल है कि ये अच्छी चीज है कि जिससे मैसेज ये गया है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के अंदर री एलोकेशन ऑफ जुरिस्डिक्शन को होल हार्टेडली एक्सेप्ट किया।